एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में होगा। कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी मुतवक्के। इजलास में पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्जे की मंजूरी पर गौर किया जाएगा। नया बेल आउट पैकेज 37 माह पर मुहित होगा। मंजूरी से पाकिस्तान को दीगर आलमी इदारों ममालिक से भी फंड्स मिलेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा 12 जुलाई को तय पाया था। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नए इक़दामात, नॉन फाइलर की कैटेगरी खत्म और देने में मुश्किल 2-4 मजीद 15 पाबंदियां लगाने का फैसला। जायदाद, गाड़ियों, बैन अल-अक़वामी सफ़र, करेंट अकाउंट्स खोलने और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी पर पाबंदियां शामिल। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। ऑर्डिनेंस लाने का अमल जारी, FBR सरगर्म। वफाकी हुकूमत का बिजली पैदा करने वाली 5 IPPs से बिजली न लेने का ऐलान। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी ने कहा, IPPs वाले अच्छे पैसे कमा चुके, अब बिजनेस को खैरबाद कहना चाहिए। 5 IPPs को कह दिया है आपसे बिजली नहीं लेनी। फ्रांसिक ऑडिट भी कराए जाएंगे। हुकूमत बिजली खरीदने की जमानत देने वाली कौन होती है? बिजली लेने और बनाने वाले में मामला होना चाहिए। बहुत जल्द बिजली 200 से ₹2.5 फी यूनिट सस्ती होगी। बिजली ₹7.12 महंगी करने की तैयारियां। 1 अक्टूबर से 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने पर बिजली महंगी होगी। 30 सितंबर से 200 यूनिट का बिजली रिलीफ खत्म। बुनियादी टैरिफ फी यूनिट 7 यूनिट 12 पैसे तक बढ़ाया जाएगा। 100 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ ₹7.11 से बढ़कर ₹23.59 हो जाएगा। 101 से 200 यूनिट तक कीमत ₹7.12 फी यूनिट महंगी होगी। गवर्नर स्टेट बैंक ने महंगाई में मजीद कमी की पेशगोई कर दी। रवां माली साल महंगाई की शरह 11.5% तक रहने की तवक्को। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं IMF प्रोग्राम की मंजूरी आज मुतवक्के है। करंट अकाउंट खसारा GDP के 1% तक हो सकता है। IMF से पाकिस्तान को $1.1 अरब की पहली किस्त मिलने का भी इम्कान। सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। टेक्नोलॉजी, कारोबार, सरमायाकारी शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के इम्कानात का जायज़ा। नवाज शरीफ ने कहा, चीन हमारा काबिले एतमाद दोस्त है, हमें अजीम कौम के साथ अपने ताल्लुकात पर फ़ख्र है। मरियम नवाज बोली, चीन के साथ मिलकर मुआशी मौजिज़े पैदा कर सकते हैं। चीनी सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती बहुत कदर की निगाह से देखते हैं। इकोनॉमिक जोन्स, एक्सपोर्ट, एनर्जी, एक्टिविटी और एनवायरनमेंट के 5 A's के लिए तैयार हैं। वफाकी वजीर सरमायाकारी अब्दुल अलीम खान ने दौरा चीन में ग्लोबल गवर्नेंस आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। कहते हैं CPEC के दूसरे मरहले के लिए तैयार हैं। शाहराहों और बंदरगाहों की बेहतरी से पाकिस्तान नए फ्रेमवर्क पर अमल दरामद होगा। पाकिस्तान और चीन पुरकशिश सरमायाकारी के लिए बिजनेस टू बिजनेस और जॉइंट वेंचर्स करेंगे। बेहतर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सनती तरक्की में इजाफे का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अली अमीन गंडापुर पर कड़ी तनकीद। पंजाब में आकर कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अच्छी सियासत नहीं करेंगे तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा के हुक्मरान गालियां देने, जलाओ घेराव के बजाय अवाम के लिए काम करें। पंजाब के जिस अस्पताल में जाती हूँ वहाँ खैबर पख्तूनख्वा से आए मरीज ज़ेरे इलाज मिलते हैं। पंजाब में जलसा जुलूस अगर दहशत गर्दी है तो ये दहशत गर्दी हम करते रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बयान पर बैरिस्टर गोहर का रद्द अमल। कहते हैं, जलसा हमारा जमहूरी और आईनी हक है और इसके लिए NOC फराहम करना आपकी जिम्मेदारी है। अली अमीन गंडापुर मरियम नवाज के एसाब पर सवार हैं। मरियम नवाज की तकरीर अली अमीन के जिक्र के अलावा नामुकम्मल होती है। मरियम नवाज तैयारी पकड़ें, अली अमीन गंडापुर फिर पंजाब आ रहे हैं। दहशतगर्द ब्लैकमेल करके बलोच खवातीन को फरगलाते हैं, जिसकी मैं चश्मदीद गवाह हूँ। तुर्बत से गिरफ्तार खुदकुश बमबार खातून
عدیلہ بلوچ منظر عام پر آ گئی، میڈیا سے گفتگو، کہتی ہیں مجھے ایسے بہکایا گیا کہ میں خودکش حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میرے خودکش حملہ کرنے سے کتنے معصوم اور بے گناہ لوگوں کی جان چلی جائے گی۔ افغان طالبان اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں فوجی آپریشنز مسئلے کا حل نہیں، پاکستانی حکومت افغانستان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کرے اور مسائل کو بات چیت سے حل کیا جائے۔ اگر حکومت راضی نہیں تو ہم مذاکرات کے لیے اپنی خدمات سر انجام دینے کو تیار ہیں۔ بلاول بھٹو کا یہ کہنا غلط نہیں تھا کہ ایک عدالت نے ذوالفقار بھٹو کو قتل کیا۔ رہنما پیپلز پارٹی شازیہ مری نے آئینی عدالت پاکستان کی ضرورت کو لازمی قرار دے دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا وقت کی ضرورت ہے، آئینی ترمیم پر پیپلز پارٹی کا موقف واضح ہے، ملک کو فیملی کورٹس کی بھی ضرورت ہے، آئینی وفاقی عدالت سے عوام کو ریلیف ملے گا، پاکستان پیپلز پارٹی اس پر متفق ہے۔ عدالتی حکم کے باوجود نام سفری پابندی کی لسٹ سے نہیں نکالا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی رکن قومی اسمبلی زرتاج گل کا شکوہ، توہین عدالت کی کارروائی کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ توہین عدالت اور اضافی دستاویزات جمع کرانے کی سماعت، ایف آئی آر میں ضمانت کنفرم ہونے کی متفرق درخواست بھی دی۔ 5 ستمبر کو اس کیس میں ضمانت کنفرم ہو چکی ہے۔ یہ خفیہ ایف آئی آر درج کر لیتے ہیں اور نام سفری پابندی کی فہرست میں ڈال دیتے ہیں۔ وکیل صفائی کا موقف۔ معزز ججز بھی انسان ہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ مخصوص نشستوں سے متعلق عدالتی فیصلے نے کئی سوال جنم دے دیے، معاملہ حل ہونے کے بجائے پیچیدہ ہو گیا۔ نون لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی کی نیوز کانفرنس، کہتے ہیں پارلیمنٹ میں قانون سازی ایک جامع عمل ہے، اگر پارلیمنٹ کوئی غلطی کرے تو عدلیہ اصلاح کر دیتی ہے، عدلیہ ان سے متصادم فیصلہ کرے تو کون ٹھیک کرے گا؟ معزز ججز بھی انسان ہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ مخصوص نشستوں پر 8 ججز کے وضاحتی حکم نامے کا معاملہ، رجسٹرار سپریم کورٹ نے رپورٹ چیف جسٹس کو بھجوا دی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 14 ستمبر کو ڈپٹی رجسٹرار کے نوٹ پر وضاحت مانگی تھی۔ قاضی فائز نے رجسٹرار سے 9 سوالات کے جواب طلب کیے تھے۔ مخصوص نشستوں سے متعلق کیس، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا فیصلے پر رد عمل، لیگی رہنما سپریم کورٹ کے فیصلے سے ناخوش، پی ٹی آئی نشستوں کے کیس میں دعوے داری نہیں تھی تو ریلیف کیسے دے دیا گیا؟ عطا تارڑ نے کئی سوالات اٹھا دیے، کوئی فریق نہ ہو، ریلیف نہ مانگا ہو، اس سے ریلیف کیسے دیے جا سکتا ہے؟ حلف نامہ دینے والے پارٹی کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ پی ٹی آئی کی سنی اتحاد کونسل جوائن کرنے کو بھی غلطی قرار دے دیا۔ ملک اس وقت سیاسی عدم استحکام و انتشار کا شکار ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اپنا ٹائم پورا کر کے رخصت ہو جانا چاہیے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی گفتگو، کہتے ہیں ملک میں آئینی ترمیم ہو رہی ہے اور پارلیمنٹ بے خبر ہے، رات کی تاریکی میں آئین پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ جسٹس منصور کا بطور چیف جسٹس سوشل میڈیا پر زیر گردن نوٹیفیکیشن جعلی ہے۔ وفاقی وزارت قانون نے سوشل میڈیا پر زیر گردش جسٹس منصور علی شاہ کے بطور چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن جعلی قرار دے دیا۔ کہتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ کا چلنے والا نوٹیفیکیشن جعلی ہے، موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے بعد چیف جسٹس بنیں گے۔ 19ویں ترمیم سابق چیف جسٹس افتخار چودھری نے مسلم لیگ کو استعمال کر کے بندوق کی نوک پر کروائی۔ صدر عوامی نیشنل پارٹی ایمل ولی خان کا بڑا دعویٰ، جو آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے اس سے 19ویں آئینی ترمیم ختم ہو جائے گی، جس کے بعد جج کا انتخاب پارلیمان کرے گی۔ سب سے بڑی غلطی یہی ہوتی ہے، ہائی کورٹ کے وکیل کو براہ راست جج بنا دیا جاتا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈز ریفرنس کیس، بشرا بی بی کے وکیل عثمان گل کی عدم حاضری۔
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील को तफ्तीशी ऑफिसर पर जिरा के लिए आखिरी मोहलत। वकलाए सफाई जानबूझकर रेफरेंस की समाअत को इल्तिवा का शिकार कर रहे हैं। रेफरेंस में 4 वकला के वकालतनामे मौजूद हैं। उस्मान गिल बीमार हैं तो बाकी वकला आखिरी गवाह पर जिरा कराएं। अदालत की रिमार्क्स आइंदा समाअत जुमे तक मुलतवी। बानी पीटीआई के काजी फाइज ईसा पर वार। काजी फाइज ईसा आईनी तरामीम के बेनिफिशरी हैं जो इंसाफ नहीं होने दे रहे। ये सब गैंग ऑफ 3 को तौसी देने के लिए किया जा रहा है। यहाँ सारे फैसले लिखे हुए आते हैं, जजेस सिर्फ आकर सुना देते हैं। ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस भी ताबे हो जाएं। ये सुप्रीम कोर्ट को भी तबाह कर रहे हैं। इलेक्शन के फ्रॉड को छुपाने के लिए उन्हें अपने जजेस चाहिए। साबिक वजीर आजम की अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू। आसिफ जरदारी और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नैब को वापस भेजने से मुताल्लिक फैसला महफूज। नैब तरामीम के बाद ये केस उस अदालत के दायरे इख्तियार में नहीं आता। केस को वापस चेयरमैन नैब को भेज दिया जाए। अदालत सदर आसिफ जरदारी को पहले ही इस्तिस्ना दे चुकी है। ये केस यहीं रुका रहेगा। सदर आसिफ जरदारी के वकील फारूक एच नायक का इस्तफसार। महफूज शुदा फैसला 14 अक्टूबर को सुनाए जाने का इम्कान। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस। विफाकी हुकूमत के वकील का दरख्वास्त के दायरे इख्तियार पर एतराज़। दरख्वास्त पर समाअत करने का लाहौर हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं बनता। अदालत दरख्वास्त को नाकाबिले समाअत करते हुए मुस्तरद करे। ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर हो सकती है। अदालत ने इब्तदाई समाअत के बाद दरख्वास्त के नाकाबिले समाअत होने या ना होने पर फैसला महफूज कर लिया। दोबारा गिनती इंतखाबी धांधली का केस। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आ गया। दोबारा गिनती की सूरत में फॉर्म 45 और 47 को हतमी नहीं कहा जा सकता। जब तक दोबारा गिनती का ऑर्डर नहीं आता, फॉर्म 45 और 47 को दुरुस्त तसव्वुर किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान असम्बली के हल्का PB 14 नसीराबाद में वोटों की दोबारा गिनती और इंतखाबी धांधली के केस का फैसला जारी कर दिया। इसराइल के लबनान के शहरी इलाकों में हमले। 2 रोज़ में शहदा की तादाद 570 हो गई। 2000 से ज़ायद जख्मी। जनूबी इलाकों से शहरियों की नकल मकानी। इसराइल का मजीद हमलों का ऐलान। गजा में 24 घंटों में मजीद 12 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 41,467 हो गई। सऊदी अरब का लेबनान में जारी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। खित्ते में तशद्दुद और बढ़ती कशीदगी के असरात खतरनाक होंगे। सऊदी वजारत खारजा ने खबरदार कर दिया। कहते हैं फरीक तहम्मुल का मुजाहिरा करें, खित्ते और अवाम को जंग के खतरात से दूर रखें। बांग्लादेश की अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत के 50 बरस मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की दावत पर तकरीब में शिरकत। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को वुसअत देने के हवाले से मुस्बत गुफ्तगू हुई। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने नेतन्याहू को हिटलर करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहते हैं गजा ख़वातीन और बच्चों का दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बन चुका है। गजा में बच्चे ही नहीं बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा का निज़ाम भी मर रहा है। इसराइल को सपोर्ट करने वालों से कहता हूं, कब तक बेशर्मी से ये खून रेजी देखते रहोगे। वेस्ट इंडीज के जारे मिजाज बल्लेबाज निकोलस पोरान ने T20 क्रिकेट में बड़ा आलमी रिकॉर्ड बना डाला। T20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए। निकोलस पोरान ने अब तक 63 T20 मैचेस में 151 छक्के मारे हैं, जो दुनिया में इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा छक्के हैं। और आईसीसी ने टेस्ट और वनडे रैंकिंग जारी कर दी। वनडे रैंकिंग में बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार, जबकि टेस्ट बल्लेबाजों में इंग्लैंड के जो रूट का पहला नंबर है। टेस्ट रैंकिंग में मोहम्मद रिजवान 8वें जबकि बाबर आजम 11वीं पोजीशन पर मौजूद।